राधे राधे, नमस्ते। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम कॉपी चेक करेंगे सबकी, और इसमें बताया जाएगा कि किसने कैसे लिखा है, क्या त्रुटियां किया है। तो पहली कॉपी हमारे पास है। कल एक मैंने क्वेश्चन दिया था सभी को लिखने के लिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति पे प्रकाश डालिए। तो ज़्यादा अच्छे से तो नहीं, पर हाँ सरसरी नज़र से हम लोग एक बार सबकी कॉपी देखने का प्रयास करेंगे। तो दिया गया था कि शुक्ल जी की आलोचना पद्धति पे प्रकाश डालिए। तो इन्होंने लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी आलोचना को केवल प्रशंसा या दोष ढूंढने की प्रक्रिया से बाहर निकाल के उसे एक शास्त्रीय और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उनकी आलोचना पद्धति लोकहित और नैतिकता पर टिकी हुई है। उनकी आलोचना पद्धति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, अच्छा प्रयास किया है आपने। लोक साधना की अवस्था। शुक्ल जी के साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि लोक मंगल है। उन्होंने काव्य को लोक हृदय में लीन होने की दशा माना है। उनके अनुसार वही कवि महान है जिसकी रचना समाज को जोड़ने और नैतिकता का मार्ग दिखाने का प्रयास करती है। इसी आधार पर उन्होंने तुलसीदास को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया। इन्होंने दूसरा लिखा है वस्तुवादी दृष्टिकोण। तीसरा इन्होंने लिखा है प्रबंध काव्य की प्रधानता। और इसके बाद इन्होंने लिखा है कि आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी आलोचना को पृष्ठपोषण, पुरानी बातों को दोहराना से निकालकर उसे एक मौलिक और तर्कपूर्ण धरातल पर खड़ा किया। बहुत अच्छा है, लिखा आपने, बहुत अच्छा है। और हाँ, जैसे कोई शब्द हो कठिन ना, तो उनका ब्रैकेट में ऐसे अर्थ भी लिख देना है साइड में। इससे क्या होता है, इसे आप अपनी बात को समझाने में बहुत अच्छे तरह से समझा पाते हैं और अच्छी लगता है कि हाँ इन्हें जानकारी है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आप में मुझे ये कमी दिखी कि आपने जो लिखा है शब्दों में गैपिंग ज़्यादा है। तो गैपिंग इतना नहीं होनी चाहिए। अब आपके शब्दों में इतनी गैपिंग है, देख लीजिए, इतनी गैपिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो इसे आप सुधार करें। बहुत ज़्यादा गैपिंग है जिससे काफ़ी थोड़ा बच्चों की तरह लगने लगती है। तो स्पष्ट तो आपकी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा इसे गैपिंग कम करें, बाकी अच्छा है। बहुत अच्छा प्रयास किया है आपने। ऐसे ही लिखते रहिए, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे लिखना सीख जाएंगे। अभी तो मुझे लग रहा है आप हाल ही में जुड़े हैं ना। चलिए अब दूसरी कॉपी देखते हैं। एक कॉपी तो हम लोगों ने देख लिया, दूसरी कॉपी हमारे सामने ये है श्याम सुंदर जी की। इसे देखते हैं। इन्होंने लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति पे प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो आपका दिख गया कि आपको थोड़ा बहुत राइटिंग पे वर्क करना है। अभी राइटिंग अपनी सुधारिए। ठीक, राइटिंग अभी उतनी प्रभावशाली आपकी बनी नहीं है। राइटिंग बहुत बड़ा फैक्टर है मेंस एग्जाम में, तो राइटिंग को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। देखिए, देखते देखते ही पता चल गया कि राइटिंग में आपकी कमी है। राइटिंग को और बेहतर करिए। आपने लिखा है कि आचार्य शुक्ल हिंदी आलोचना के आधार स्तंभ है जिन्होंने ऐतिहासिक और व्यवहारिक आलोचना का मिश्रण किया। उनकी पद्धति लोक मंगल और रसवाद पे टिकी है जो साहित्य को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में परखती है। शुक्ल जी की आलोचना पद्धति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तार्किक और विश्लेषणात्मक शैली, लोक मंगल की अवधारणा, व्यावहारिक समीक्षा, विधेयवाद की अवधारणा, वैज्ञानिकता और निष्कर्ष। तो इन्होंने लिखा है वैज्ञानिकता में कि शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इससे यह निश्चित होता है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आपने ये लिखा ठीक है, लेकिन वैज्ञानिकता हेडिंग डाल के क्यों लिखा? ये वैज्ञानिकता को आप कहाँ परिभाषित किए हैं या विशेषता बताए हैं? आप तो केवल शुक्ल जी का एक स्टेटमेंट डाल दिए हैं। तो ये आपका क्या होता है, कट हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे ज़बरदस्ती कंटेंट घुसा दिया है। एक्स्ट्रा कंटेंट पे अभी आपको वर्क करना है। विधेयवाद की अवधारणा, शुक्ल जी का साहित्य इतिहास बोध विधेयवाद पे आधारित है जिसमें जाति, वातावरण व रचना के क्षण को महत्व दिया गया है। ठीक है, राइटिंग और कंटेंट दोनों पे आपको वर्क करना है। दोनों पे वर्क करिए, अच्छा प्रयास है, पर कंटेंट और शानदार हो सकता था। अब तीसरी कॉपी हमारे पास है, इसे देखते हैं।
तीसरी कॉपी है आचार्य शुक्ल की आलोचना पद्धति पे प्रकाश डालिए। इन्होंने लिखा है आचार्य शुक्ल की आलोचना पद्धति। आचार्य शुक्ल आलोचना के क्षेत्र में सम्राट माने जाते हैं। शुक्ल जी ने अपने लेखन की शुरुआत कविता से की और समापन रसमीमांसा से। इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह मधुर स्रोत नागरी पंचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था। आचार्य शुक्ल जी के निबंधों के 4 संग्रह हिंदी साहित्य की अमर धरोहर है। चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4। चिंतामणि भाग 1 में शुक्ल जी ने सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार के निबंध रखे। चिंतामणि भाग 1 के निबंध विचार विधि नाम से 1930 में प्रकाशित हुए, किंतु पुनः 1939 में चिंतामणि भाग 1 नाम से प्रकाशित हुए। व्यवहारिक समीक्षा के क्षेत्र में उनका प्रिय विषय भक्ति काल रहा और उनके सर्वाधिक प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। फिर आपने लिखा व्यवहारिक आलोचना। उसमें व्यवहारिक आलोचना के उनके जो ग्रंथ हैं उदाहरण भी दिए हैं। ये आपका बेस्ट लगा मुझे कि व्यवहारिक आलोचना आपने बताया और व्यवहारिक आलोचना में जो उनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं वो भी आपने बताया। फिर यहाँ पे आपने सैद्धांतिक आलोचना पद्धति को समझाया और उसका एग्जाम्पल भी दिया कि रसमीमांसा इनका अंतिम सैद्धांतिक ग्रंथ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लोकधर्मी आलोचना पद्धति और निष्कर्ष, ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास किया है आपने, बहुत बढ़िया रहा। शुरुआत और बढ़िया तरीके से थोड़ा हो सकता था। शुरुआत में जो आपने ये लिखा है ये बीच में होना चाहिए था, ठीक है, और बेहतरीन शुरुआत हो सकता है, अभी मैं दिखाऊंगी। राइटिंग आपकी अच्छी है और थोड़ा सा सुधार करिए राइटिंग में। कंटेंट आपने इस बार अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लगे रहिए, धीरे धीरे और बेहतर होता जाएगा। तो इनकी कॉपी भी हमने देखा, राइटिंग आपकी ठीक है, थोड़ा सा और सुधार करने की ज़रूरत है, नहीं तो राइटिंग ऐसी भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाली कॉपी देखते हैं। 3 कॉपी हम लोग देख लिए, चौथी कॉपी देखते हैं। चौथी कॉपी है, अच्छा इन्होंने यहाँ से शुरू किया है, आचार्य शुक्ल की आलोचना पद्धति पे प्रकाश डालिए। फिर आपको राइटिंग सुधारने की ज़रूरत है। अभी आपकी राइटिंग बढ़िया नहीं बन रही है, राइटिंग को अच्छा करिए, थोड़ा बच्चों वाली लग रही है तो इसे और सुंदर बनाइए। और आपने लिखा है कि आचार्य शुक्ल हिंदी समीक्षा के केंद्रीय पुरुष हैं। शुक्ल की आलोचनात्मक दृष्टि तार्किक, विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक विधि कहा जाता है। शुक्ल जी की आलोचनात्मक दृष्टि सेंटेंस आपका सही नहीं है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी साहित्यकार तेन के प्रत्यक्षवाद अथवा विधेयवाद का स्पष्ट प्रभाव उनकी समीक्षा पे पड़ता है। इसमें किसी रचना का मूल्यांकन जाति, वातावरण तथा क्षण तीनों के आधार पर किया जाता है। शुक्ल जी की सैद्धांतिक समीक्षा में रसवाद तथा मंगलवाद दोनों का साथ उपस्थित है। रसमीमांसा में कहा है कि हृदय में लोक हृदय के लीन होने की दशा ही रस दशा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने रस विवेचन के सैद्धांतिक साधारणीकरण को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कंटेंट भी आपका उतना शानदार नहीं है, कंटेंट पे भी आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अभी शुरुआत ही प्रभावशाली नहीं है। अब आप बीच में क्या लिखी होंगी, शुरुआत ही पढ़ी जाती है पहले। मैं बताती हूँ, शुरुआत प्रभावशाली होनी चाहिए। जितना आपका बेस्ट शुरुआत में, मतलब आपके पास जो बेस्ट है अपना, वो शुरुआत में रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो क्योंकि शुरुआत पढ़ा जाता है, शुरुआत और निष्कर्ष यही 2 चीज़ तो है जो कंपलसरी पढ़ा जाता है, उसी के आधार पे आइडिया लग जाता है। शुरुआत में जब अच्छा लगेगा तभी एग्जामिनर आपकी पूरी कॉपी पढ़ेगा। जब शुरू में ही अच्छा नहीं लगेगा तो आप लास्ट में या बीच में खूब अच्छा लिख के क्या करेंगी, वो पढ़ेगा ही नहीं। शुरू में ही पढ़ के जान जाएगा कि दम नहीं है कॉपी में। और आप शुरुआत में अच्छा लिखी रहेंगी तो आपकी कॉपी पूरी पढ़ी जाएगी, यही आकर्षित कर देगा पॉइंट। तो शुरुआत आपकी कुछ शानदार नहीं है। पहला तो सेंटेंस मिस्टेक हो गया है, राइटिंग पे वर्क करने की ज़रूरत है और कंटेंट पे भी वर्क करना है। अभी आपको हो जाएगा, घबराना नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। परेशान नहीं होना है, बस प्रयास करते रहना है, प्रयास करते करते सीख जाएंगे। अगली कॉपी देखते हैं, 5वीं कॉपी है ये, मुझे लग रहा है। यहाँ पे है आचार्य शुक्ल की आलोचना पद्धति पे प्रकाश डालिए। आचार्य शुक्ल की आलोचनात्मक समीक्षा साहित्यिक रचनाओं के आधार पर प्रतिष्ठित किया है। आचार्य शुक्ल की आलोचनात्मक समीक्षा साहित्यिक रचनाओं के आधार पर प्रतिष्ठित किया है। ये सेंटेंस आपका सही लग रहा है, पहले लाइन ही आपने गड़बड़ कर दिया। आचार्य शुक्ल की आलोचनात्मक समीक्षा साहित्यिक रचनाओं के आधार पे
प्रतिष्ठित किया है। या आचार्य शुक्ल ने आलोचनात्मक समीक्षा साहित्यिक रचनाओं के आधार पर प्रतिष्ठित किया है। यहाँ पे की के जगह पे ने होना चाहिए था। शुरुआत में ही आपका सेंटेंस मिस्टेक है। वे युग प्रवर्तक, आलोचक तथा इतिहासकार थे। उन्होंने व्यवहारिक और सैद्धांतिक दो रूपों में साहित्य की आलोचना की। व्यवहारिक आलोचना के आपने उदाहरण दिखा दिया और सैद्धांतिक आलोचना के दिखा दिया। शुक्ल जी की आलोचना पद्धति निम्न प्रकार की है। यहाँ एक एक लाइन व्यवहारिक और सैद्धांतिक आलोचना के बारे में लिख भी देना था, उसके बाद दिखा देते तो ज़्यादा बेटर होता। और फिर मैंने कहा था टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं खींचना है, खींचिए तो सीधा खींचिए, टेढ़ी मत खींचिए। और आपकी ये लाइन भी टेढ़ी हो गई है, लाइन सीधी होनी चाहिए। शुक्ल जी की आलोचना पद्धति निम्न प्रकार से है। तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपने दिखाया है। शुक्ल जी की आलोचना पद्धति तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्धांत प्रतिपादन में प्रवृत्त होते हैं। वे पूर्ण रूप से उदाहरण और उद्धरण के द्वारा अपने कथन को प्रमाणित कर देते हैं। उनके सिद्धांत थोपे हुए नहीं बल्कि साहित्य के रसास्वादान से प्राप्त निष्कर्ष होते हैं। रसमीमांसा पुस्तक में इसी रसास्वादान की व्याख्या करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि हृदय में लीन होने की प्रक्रिया ही रसदशा कहलाती है। फिर मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण आपने दिखाया है। ठीक है, लोक मंगल की भावना ठीक है, शुरुआत में ही गड़बड़ हो गया है, बाकी बीच में का आपका कंटेंट ठीक है। फिर आपने निष्कर्ष लिखा है कि अतः हम कह सकते हैं कि शुक्ल की आलोचना पद्धति लोक कल्याण से पूर्ण, वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत है। उनकी आलोचना पद्धति हिंदी साहित्य जगत में एक प्रतिष्ठित विधा के रूप में स्थापित हुई, जिससे आलोचना क्षेत्र में अन्य कवियों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है। निष्कर्ष भी आपने अच्छा लिखा है, वंदना बिंद जी का है ये, तो निष्कर्ष भी आपका अच्छा है, बीच में भी आपने अच्छा लिखा है, बस शुरुआत में आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है जो नहीं होना चाहिए था। और राइटिंग पे और सुंदर बनाइए राइटिंग, बाकी बढ़िया है, राइटिंग अच्छी है और अच्छी बनाइए, बढ़िया लिखा है आपने, ठीक है। शुरुआत में कुछ मिस्टेक हुई है, उन पर ध्यान देना है। अब आते हैं अगली कॉपी पे। अगली कॉपी हमारे पास है ये, इसे देखते हैं। आचार्य शुक्ल की आलोचना पद्धति पे प्रकाश डालिए। भाई राइटिंग तो आपकी ठीक लग रही है देखने में बहुत, लेकिन आपने क्लियर नहीं भेजा है फ़ोटो खींच के। राइटिंग आपकी बहुत अच्छी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के एक सर्वश्रेष्ठ आलोचक थे। आचार्य शुक्ल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना में रामविलास शर्मा ने लिखा है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का। आचार्य शुक्ल रसवादी आलोचक थे। यह सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं किए हैं। इनका सैद्धांतिक समीक्षा ग्रंथ रसमीमांसा और व्यवहारिक आलोचना ग्रंथ तुलसी, जयसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार और हिंदी साहित्य का इतिहास है। शुरुआत आपने बहुत बढ़िया किया है, बहुत बहुत बढ़िया किया है शुरुआत। जिस शुरुआत की उम्मीद की जा सकती है आपने बिल्कुल वैसे ही किया है। और स्टेटमेंट भी आपने ध्यान दिया है, पेन का कलर ब्लैक पेन से लिखा है स्टेटमेंट को, और डबल इन्वर्टेड कामा में भी रखा है, और पुस्तक का नाम को सिंगल इन्वर्टेड कामा में भी रखा है। शुरुआत आपने बहुत अच्छा किया है। फिर आपने भ्रमर या ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया है, व्यवहारिक समीक्षात्मक दृष्टिकोण दिया है, फिर समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण दिया है कि हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देश के साहित्य को देखना चाहिए, न कि दूसरी दृष्टि से अपने देश के साहित्य को। फिर रसवादी आलोचक, फिर निर्णायक दृष्टिकोण, फिर सरल प्रभावशाली भाषा शैली, और अंत में आपने निष्कर्ष लिखा जो कि ब्लर हो गया है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, आपकी कॉपी बढ़िया मानी जाएगी। राइटिंग ठीक है, अच्छी है। आगे देखते हैं अगली कॉपी। अगली कॉपी हमारे सामने ये है, इसे ओपन करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति पे प्रकाश डालिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी समीक्षा के केंद्रीय पुरुष है, जिनकी पद्धति कई दृष्टियों से संश्लिष्ट है। उन्होंने व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक दोनों समीक्षाओं पे बल दिया है। आपका लग नहीं रहा है कि आपने जो ये खींचा है बीच में, ये तो पहले यही टेढ़ा खींच दी है, वैसे वहाँ खींचना नहीं रहेगा लाइन, और बहुत कम जगह में आपने लिखा है ऐसा लग रहा है। आपका पेज भी छोटा है ये देखिए, राइटिंग पे वर्क करिए, थोड़ा और स्पष्टता से लिखिए। आप आकर्षक तरीके से नहीं लिख पा रही हैं। आपकी कॉपी हम हर बार देखते हैं बस कंटेंट को ठूस देती हैं, ठूसा नहीं जाता है। अब सोचिए आपको किसी को खाना देना हो एक थाली में,
परोसने के लिए कह दिया गया, चावल, दाल, सलाद, सब्जी, रोटी, अचार, पापड़। तो आप थाली में सबको एक के ऊपर एक गिराती जाएंगी, एक के ऊपर एक गिराती जाएंगी, कहेंगी लो खाना ही तो है, खाओ, सब बना दिए हैं बहुत टेस्टी तरीके से, तो वो अच्छा लगेगा। या एक थाली में बहुत बढ़िया से उसे सजा के देंगी, अच्छे तरीके से सही जगह पे सही सही चीज़ें रख के, तो वो अच्छा लगेगा। कौन अच्छा लगेगा? तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना जिसको हम सजा दिए हैं अच्छे तरीके से। थोड़ा आप बताइए, जिसको सब एक ही पे ठूस देंगी कोई खाएगा ही नहीं, वो तो जानवर की तरह हो जाएगा। लेकिन जिसको अच्छे से ढंग से प्रस्तुत करके देंगी, हाँ खूब मत सजाइए, फिर भी हम लोग नॉर्मल में भी देते हैं, डेली भी घर पे तो अच्छे से देते हैं कि आदमी को खाने में थोड़ा ठीक लगे, सुविधा हो, तो वो अच्छी लगती है देखने में, आदमी उसका उपयोग भी करता है। तो वैसे ही आप कर रही हैं। आप बहुत एक तो सेंटेंस को कहाँ ख़त्म करना है और जो पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है उनके बीच में गैपिंग नहीं दे रही हैं। जैसे यहाँ ये ख़त्म हो गया, अगली हेडिंग आई व्यवहारिक आलोचना, यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग होना चाहिए था, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा होना चाहिए, तो उससे काफ़ी में स्पष्टता आती है, काफ़ी सुंदर लगती है देखने में। तो वो आपने नहीं किया है, उसे आपने छोड़ दिया है, तो ये ध्यान रखिए। बाकी जब आप सुंदर से प्रस्तुत करना सीख जाएंगी तब आपका कंटेंट पढ़ा जाएगा। पहले आप प्रस्तुत करना, रिप्रेजेंट करना सीखिए, जो बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे आते हैं, अगली कॉपी देखते हैं। अगली कॉपी हमारे पास है ये। आचार्य शुक्ल की आलोचनात्मक पद्धति पे प्रकाश डालिए। तो इन्होंने लिखा है कि आचार्य शुक्ल को हिंदी आलोचना का शिखर पुरुष माना जाता है। शुक्ल जी ने आलोचना को प्रशंसा और दोषारोपण से बाहर निकाल के एक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ रूप प्रदान किया। शुक्ल जी की आलोचनात्मक पद्धति के मुख्य बिंदु लोक मंगल की भावना, ऐतिहासिक और विकासात्मक पद्धति, यथार्थवाद और नैतिक मूल्य, रस मीमांसा और साधारणीकरण। यह आपने यथार्थवाद लिखा है पर यह मथार्थवाद लग रहा है, यह को थोड़ा सही से बनाइए। फिर आप तुलसीदास लिखे हैं, लग रहा है नुलसीदास, तो न की तरह बनाए हैं। शब्दों को थोड़ा अच्छे से बनाया करिए, स्पष्टतया समझ में आए क्या लिखा गया है। फिर आपने रस मीमांसा और साधारणीकरण हेडिंग दिया है। फिर आपने विशेष लिखा है कि शुक्ल जी का मानना था कि रस अवस्था हृदय की मुक्त अवस्था है, समन्वयवादी दृष्टिकोण, और फिर आपने निष्कर्ष दिखाया है। फिर आपने फिर विशेष लिख दिया है कि शुक्ल जी ने कवियों के मूल्यांकन के लिए रस मीमांसा को अपना मुख्य अस्त्र बना। निष्कर्ष के बाद कुछ नहीं लिखे तो बेटर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निष्कर्ष आखिरी पॉइंट होना चाहिए। निष्कर्ष के बाद कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, राइटिंग अच्छी है, थोड़ा सा और सुधार करिए राइटिंग में, शब्दों को थोड़ा और क्लियरिटी से बनाइए, अच्छे से बनाइए। कंटेंट भी ठीक है आपका, बहुत अच्छा, ऐसे भी लिखा जाएगा तो कोई ख़राब नहीं है, और बेहतर हो सकता था, एवरेज में आएगा। चलिए आगे आते हैं, अगली कॉपी देखते हैं। भाई कुछ लोगों का चेक करने में छूट जा रहा है तो आप लोग नाराज़ ना हुआ करिए, दूसरों से देख के भी तो सीखा जाता है, छूटेगा नहीं। वैसे आज तो PDF नहीं बना के देते हैं आप लोग ना, तब छूट जाता है। सुमित्रा वर्मा जी का है, शुक्ल जी की आलोचना पद्धति पे प्रकाश डालिए। हिंदी आलोचना का आरंभ रीतिकाल में कुछ पहले से माना जाता है। आधुनिक हिंदी आलोचना की शुरुआत भारतेंदु के निबंध नाटक से हुआ। भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आलोचना की शुरुआत हुई। शुरुआत आपने अच्छे तरीके से नहीं किया है, आपसे आलोचना का इतिहास नहीं पूछा गया है, आलोचना के बारे में नहीं बताना है। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि शुक्ल जी की आलोचना पद्धति पे प्रकाश डालिए, तो आपने शुरू में ही मिस्टेक कर दिया है। और बाकी शुक्ल जी के बारे में आप जीवन परिचय दे दी हैं। शुक्ल जी हिंदी आलोचना के क्षेत्र में सर्वोपरि हैं। जन्म इनका बस्ती में हुआ था 84 में। पढ़ाई लिखाई में लगन थी, कई भाषाओं के जानकार थे। ये सब तो नहीं, जब कुछ आता है तब लिखा जाता है, जैसे BA MA में ये नहीं लिखना है। ठीक, आपका कंटेंट पूरी तरह से, समय आपने 15 मिनट का लिया है, लेकिन कंटेंट में कमी है। कंटेंट पे आपको वर्क करना है। आप प्रश्न से ही भाग गई हैं। सोचिए कुछ भी बना के लिख दो, वहाँ कुछ भी बना के लिखने से काम नहीं चलेगा। कुछ भी बना के लिखेंगी क्या फ़ायदा, टाइम जाएगा। उससे अच्छा जो क्वेश्चन आ रहे हैं बढ़िया तरीके से वही लिखिए पहले। जब एकदम लगे कि अब नहीं आ रहा है, टाइम बचा है, तब जो नहीं आ रहा है उसको बना के लिखा जाता है। तो अभी आपको कंटेंट पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, कंटेंट पे भी, राइटिंग पे भी।
दोनों पे। राइटिंग ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मेहनत कर देंगी सही हो जाएगा। राइटिंग उतनी ख़राब नहीं, राइटिंग अच्छी है, लेकिन कंटेंट आपने पूरी तरह से दूसरे टॉपिक पे लिख दिया है, सही नहीं लिखा है। अगली कॉपी देख लेते हैं। अगली कॉपी है पवन कुमार जी की, शुक्ल जी की आलोचना पद्धति पे प्रकाश डालिए। तो शुक्ल जी का जन्म 1884, शुक्ल जी का जन्म 1884 1941 में जन्मे। ये क्या है कि शुक्ल जी का जन्म 1884 1941 में जन्मे, शुरुआत ही बेकार कर दे रहे हैं। जैसा कि शुक्ल जी आलोचनात्मक लेखकों में आलोचक के रूप में आए, आलोचनात्मक लेखकों में आलोचक के रूप में आए। वाह! मनोविकारों, समाज, साहित्य व लेखकों के पक्ष में जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, वाजपेयी और कवियों की साहित्य समीक्षा एक दूसरे से श्रेष्ठ उतरे। ठीक नहीं लिखा, आपकी शुरुआत ही अच्छी नहीं है। शुरुआत अच्छी रहेगी तभी कॉपी चेक करने में मन लगेगा। अब देखिए, जिनकी राइटिंग अच्छी है, शुरुआत अच्छी रह रही है, उनका पढ़ने में मज़ा आ रहा है, मुझे भी। और जो शुरुआत में लीपापोती कर दे रहे हैं, मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का। तो सेम यही स्थिति एग्जामिनर के साथ भी होती है। तो शुरुआत, अभी कंटेंट पे आपको वर्क करना है, राइटिंग पे भी वर्क करना है, दोनों चीज़ों पे। अगली कॉपी आइए देखते हैं। अगली कॉपी हमारे पास है ये। आपने भी बहुत घना लिख दिया है, मुझे लग रहा है शर्मिला जी की कॉपी है। आपकी कॉपी मैं देख के पहचान जाऊंगी। राइटिंग आपकी अच्छी है, राइटिंग आपकी ख़राब नहीं है, लेकिन आप बहुत घना लिख दे रही हैं। थोड़ा देखिए एक बार खुद ही आप, इतना घना नहीं लिखना है, गंदी लगती है कॉपी इतना घना लिखने से। खूब दूर भी नहीं लिखा जाता है, खूब घना भी नहीं लिखा जाता है। थोड़ी सी गैपिंग हो जिससे क्लियरिटी हो, पैराग्राफ बदले तो उनके बीच में लाइनिंग में गैप होना चाहिए थोड़ा सा। क्या अब आपका पढ़ा जाए, आप इतना घना लिख ही दी हैं। पहले आप इसे ही सुधारिए, लिखना सीखिए। राइटिंग आपकी अच्छी है, बस आप सही से लिख नहीं पा रही हैं और आपका कंटेंट में भी कमी है। सब बस ठूस दी हैं, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं की हैं कंटेंट को। वर्क करिए, अभी वर्क करने की ज़रूरत है आपको बहुत। अभी इस पे सीखिए, एक दूसरे की कॉपी देख के भी सीखिए। अब देखिए एक अच्छी कॉपी आई है सामने। आचार्य शुक्ल की आलोचना पद्धति पे प्रकाश डालिए। आचार्य राम, देखिए देखने में लग रहा है, पढ़ने में भी मन लगेगा। न ज़्यादा गैपिंग है और न ज़्यादा दूर है। इस हिसाब से लिखना है, ऐसे लिखना है। आप लोग या तो खूब दूरे कर दे रहे हैं या ठूस दे रहे हैं। इन्होंने देखिए कितना ध्यान से लिखा है। पीछे भी 2-3 कापियाँ शुरुआत में चेक किए थे, वो भी ठीक थी। तो देखिए, और हेडिंग भी सही से, रिप्रेजेंट भी इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के एक महान आलोचक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जब एक बार रामचंद्र शुक्ल आप बता दी तो अब फिर नहीं लिखना था। इससे सेंटेंस थोड़ा ठीक नहीं लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के महान आलोचक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। लिखना चाहिए था कि ये या वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, वे लिखना चाहिए था। अब मान लीजिए आप ही को कोई कह दे, जैसे आपका नाम मान लेते हैं कि बबली हो, ठीक। कह दिया जाए कि बबली खाना बना रही है, बबली खाना बना के सबको खिलाएगी, तो ये कैसा लगेगा? अब यही हो कि बबली खाना बनाएगी, खाना बना के वो सबको खिलाएगी। ये सेंटेंस ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो आप 2 बार नहीं प्रयोग करना है, कोई बात नहीं, अभी सीख रहे हैं, सीखेंगे तभी ना, धीरे धीरे सीख जाएंगे। अब देखिए, अब जिनकी कॉपी अच्छी है उनमें अब थोड़ा पढ़ के आदमी और भी सुधार करवा रहा है, और जिनकी कॉपी अच्छी अभी लिखाई नहीं है तो उसमें क्या सुधार करवाया जाए? अभी तो आप रिप्रेजेंट करना ही नहीं सीख पाए हैं। आचार्य, फिर आपने लिख दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक दृष्टि बहुत व्यापक और गहरी थी। लिखना था इनकी आलोचनात्मक दृष्टि बहुत व्यापक और गहरी थी। शुक्ल जी की ख्याति इनके निबंधों और आलोचनात्मक ग्रंथों के कारण है। शुक्ल जी की आलोचना वैज्ञानिक और विचारपरक है, जिसमें समाज शैली प्रमुख है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के एक श्रेष्ठ आलोचक हैं। उनकी आलोचनात्मक पद्धति आपने लिखा है, पद्धति लिखना चाहिए था। पद्धति की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं, जैसे वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण आपने ये दिखाया है।
समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण दिखाया है कि हमें अपने दृष्टि से दूसरे के साहित्य को देखना चाहिए, न कि दूसरे दृष्टि से अपने साहित्य को। व्यवहारिक समीक्षात्मक दृष्टिकोण भी आपने दिखाया है, निर्णायक दृष्टिकोण भी दिखाया है, स्पष्ट भाषा और शैली भी लिखा है, और निष्कर्ष भी दिया है कि शुक्ल जी की आलोचनात्मक पद्धति ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी और उसे एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। शुक्ल जी की आलोचनात्मक पद्धति ने आलोचना को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है, वेरी गुड। और वर्क करते रहिए और काफ़ी शानदार होते जाएगी। बढ़िया है, बहुत अच्छा है, राइटिंग अच्छी है। राइटिंग पे अब ज़्यादा वर्क नहीं करना है, बस लिखेंगी तो होता जाएगा अच्छा। कंटेंट पे ही वर्क करते जाना है। अगली कॉपी देख लेते हैं। अगली कॉपी है, राइटिंग इनकी भी अच्छी है। आचार्य शुक्ल हिंदी आलोचना के युग पुरुष हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य आलोचना का वास्तविक सूत्रपात आचार्य शुक्ल ने ही किया। भाषा के गुण, दोष, रस, अलंकार आदि सभी आधारों पर इन्होंने रचनाओं का मूल्यांकन किया। उनकी आलोचनापरक रचनाओं के कारण हिंदी आलोचना ने नया रूप धारण किया। हिंदी साहित्य की किसी एक विधा को किसी साहित्यकार ने इतना प्रभावित नहीं किया जितना शुक्ल जी किए। उनकी आलोचना दृष्टि की प्रमुख बातें निम्न हैं: समन्वयवादी आलोचक, सैद्धांतिक आलोचना, और अच्छा आपका ऊपर है लोकमंगलवादी आलोचना, प्रबंध और मुक्तक काव्य, भावना की प्रधानता, निष्कर्ष। संक्षेप में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संक्षेप में के बाद कुल मिलाकर नहीं लिखना चाहिए था, या तो लिखते कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, या संक्षेप में कहा जा सकता है। ठीक, संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदी आलोचना को नया तथा मौलिक रूप प्रदान किए। किसने किया? इन्होंने किया, या शुक्ल जी ने किया। पाश्चात्यवादी प्रवृत्तियों एवं विचारधाराओं का गहरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसे नवीन परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का श्रेय आचार्य शुक्ल को जाता है। ठीक है, राइटिंग आपकी अच्छी है और कंटेंट भी आपने ठीक लिखा है, टॉपिक से बहके नहीं है, और बेहतर हो सकता था। सब लोग देखिए, प्रश्न वही है, लेकिन सबके लिखने का तरीका देखिए। सबके लिखने का तरीका क्या है? अलग अलग है। सब अलग अलग तरीके से लिखे हैं। एक कॉपी ये भी है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने ग्रुप में भी बताया था, सबको नंबर दिया था, तो मैंने सबसे अधिक नंबर शायद इसी कॉपी को दिया था। अच्छा, ये पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है, इस पर पेन नहीं चल पाएगा। इनकी राइटिंग बहुत अच्छी लगी, राइटिंग बहुत साफ़ सुथरी है, बहुत सुंदर है और अच्छी भी है, कंटेंट भी बहुत अच्छा इनका है। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में शुक्ल जी युग प्रवर्तक समीक्षक के रूप में हमारे सामने आते हैं। शुक्ल जी हिंदी साहित्य का इतिहास, गोस्वामी तुलसीदास और जायसी ग्रंथावली की भूमिका में केवल उत्कृष्ट व्यवहारिक समालोचना ही नहीं, अपितु आलोचना के सैद्धांतिक पक्ष पर भी प्रकाश डाला। सैद्धांतिक समालोचना के क्षेत्र में शुक्ल जी की देन ही उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी व्यवहारिक समीक्षा के क्षेत्र में। उनकी आलोचनात्मक कृतियाँ और पूर्व की आलोचना और शुक्ल द्वारा नवीनता का सूत्रपात, आलोचना का विश्लेषण रूप, आलोचना का वैज्ञानिकता का आरंभ डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। ठीक है, बहुत अच्छा आपने लिखा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, इसी तरह लिखते रहिए। पर ये मत सोचिएगा कि खूब ज़्यादा इनको दे दिए, ज़्यादा बस 0.5 नंबर अधिक मिला था, क्योंकि और भी कापियाँ कुछ थी जो अच्छी थी, तो सबसे बस 0.5 नंबर इनको ज़्यादा मिला था, क्योंकि और भी बहुत अच्छी कापी थी। जैसे अभी ये देख लेते हैं, आचार्य शुक्ल की आलोचना पद्धति पे प्रकाश डालिए। आचार्य शुक्ल की आलोचना पद्धति रसवादी, लोकोन्मुख और तुलनात्मक है, जो भारतीय काव्यशास्त्र के रस सिद्धांत को आधुनिक संदर्भ में प्रतिष्ठित करती है। शुक्ल जी की आलोचना पद्धति की विशेषताएं हैं। ठीक है, राइटिंग पे वर्क करिए, कंटेंट आपका भी अच्छा है और बेहतरीन कंटेंट हो सकता था, बट बढ़िया है, कोई खराबी नहीं है। हाँ, कुछ लोग फ़ोन करके पूछ रहे थे कि मैम इस हेडिंग को अंडरलाइन करना है कि नहीं करना है, कुछ लोग मना कर रहे हैं। देखिए, हेडिंग अंडरलाइन करेंगी ये प्लस पॉइंट रहता है, आपका वो ऐसा नहीं कापी आपका नंबर काट दिया जाएगा, तुमने हेडिंग अंडरलाइन क्यों किया, अच्छा लग रहा है और अच्छा लगेगा तो नंबर काट दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप लोग एकदम डर गए हैं, झूठे हवा बना रहे हैं, लग रहा है कभी कापी वाले बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं। क्या डरना है? डरना नहीं है मेंस से। हाँ, ये नौकरी के लिए थोड़ा सा सीरियस इसके लिए होना है। अब कुछ लोग बता दे रहा है नहीं बिंदी नहीं लगाना है, परेशान हो जा रहे हैं, फ़ोन करके पूछ रहे हैं मैम बिंदी नहीं लगाना है
हाँ, स्केच का प्रयोग नहीं कर सकना है, वो मत करिएगा, उतर जाता है या स्केच ठीक नहीं है, टाइम लगेगा। कुछ लोग कह रहे हैं मैम ब्लैक पेन का यूज किया जाता है, ब्लैक पेन का, ब्लू पेन का, दोनों का यूज कर सकते हैं। बस इसलिए ब्लैक पेन का लोग यूज नहीं करते हैं, केवल ब्लू से ही लिखते हैं, क्योंकि वहाँ टाइम की कमी पड़ जाती है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, पेन बदलने में टाइम लग जाता है, इसीलिए, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। और हेडिंग अंडरलाइन के लिए भी वही सेम है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, अंडरलाइन करेंगे तो टाइम लग जाता है ज़्यादा, नहीं तो अंडरलाइन करे से काफ़ी सुंदर होती है, अच्छी लगती है, देखने में आकर्षक लगती है आपकी कापी, तो अंडरलाइन करना चाहिए। तो अगर मैं होती आपकी जगह तो मैं कैसे लिखती, मैं हेडिंग डालती, हेडिंग डाल के फिर अपना कंटेंट लिख देती। और जैसे मैं अभी एग्ज़ाम देती भी हूँ तो उसमें जो होते हैं शुरू में मैं अंडरलाइन नहीं करने लगती हूँ, शुरुआत में एक आध दो क्वेश्चन का अंडरलाइन करूँगी, मैं बहुत अच्छे से करूँगी, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाऊँगी लिख लिख के वहाँ जगह छोड़ती जाऊँगी, क्योंकि अंडरलाइन के लिए जगह छोड़ती जाऊँगी, लास्ट में जब टाइम बचेगा तो आके सारा अंडरलाइन कर देती हूँ फिर स्केल से, ऐसे करती हूँ। और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए कि लास्ट में टाइम बचे तो आपको अंडरलाइन आके कर देना है, और नहीं भी करेंगे छूट भी जाएगा तो वो जगह छोड़े रहेंगे तो थोड़ा ठीक लगता है, आपकी हेडिंग को आपके कंटेंट से थोड़ा अलग रखेगा, वो जो स्पेस आप छोड़े रहते हैं, तो स्पेस छोड़े रहना है, स्पेस छोड़े रहना है थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन के लिए, जितना में अंडरलाइन वहाँ पे हो पाए, और लिखते रहना है, लिखते जाना है, और लास्ट में आके शुरुआत में एक आध दो क्वेश्चन का अंडरलाइन करना है, लेकिन उसके बाद छोड़ते जाना है जगह, फिर बाद में टाइम बचा तो करेंगे, नहीं बचा तो नहीं करेंगे, हर चीज़ का उपाय है। तो आप लोग झूठे घबरा जाते, कहती हूँ आप जुड़े हैं हमारे साथ, डरिए मत, डरना क्या है, सब चीज़ सीख जाएंगे, मत पूछिए इधर उधर झूठे का, हवा मत बनाइए किसी चीज़ को, बहुत ईजी है निकालना, आसानी से निकलेगा, बस लिखना सीख जाइए, कंटेंट को रिप्रेजेंट करना सीख जाइए, बहुत अच्छी तरह से आप मेंस निकालेंगे। और जो लोग भी हमारे LT ग्रेड या KVS NVS EMRS के मेंस के लिए जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पे संपर्क करें, 94 52 86 93 35। हफ्ते में 2 3 4 टेस्ट होंगे, आपकी कॉपी चेक होगी, बहुत अच्छे से आपको नंबर भी दिया जाएगा। 200 क्वेश्चन मैं खुद लिख के कराऊंगी, और फीस केवल 999 है, केवल 999। तो आप लोग जुड़िए और मन लगा के पढ़िए। और यदि आप हमारे दोनों बैचों में एक साथ जुड़ते हैं, TGT PGT में और LT में, तो केवल 1299 में आप जुड़ जाएंगे दोनों बैच में। तो आप लोग 1299 में TGT PGT और LT दोनों का कोर्स ले सकते हैं। तो जुड़ी और मन लगा के पढ़िए। नंबर नोट कर लेंगे, आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा हिंदी टीचर्स एकेडमी, वहाँ से आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लीजिएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए और भी देखते हैं, टाइम तो ज़्यादा हो गया लेकिन चेक कर ले, नहीं तो आप लोग नाराज़ हो जाएंगे, मैम हमारी कॉपी नहीं चेक की। अर्चना कुमारी जी का है शुक्ल जी की समीक्षा पद्धति। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के केंद्रीय पुरुष हैं, हिंदी समीक्षा के केंद्रीय पुरुष हैं, जिनकी समीक्षा पद्धति कई दृष्टियों से संश्लिष्ट है। उन्होंने व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों समीक्षाओं पे बल दिया। सैद्धांतिक समीक्षा ठीक है, अच्छा लिखा है आपने भी, कंटेंट आपने इस बार अच्छा लिखा है, राइटिंग में भी आपने पहले की अपेक्षा बहुत सुधार किया है, और ठीक है, ज़्यादा गैपिंग भी नहीं है, सुंदर लग रही है राइटिंग आज थोड़ा, नहीं तो आपने पहले दूसरे दिन जो दिया था बहुत गंदी राइटिंग थी, आज थोड़ी ठीक लग रही है, बहुत अच्छा, कंटिन्यू करते रहिए और सुंदर आप लिखने लगेंगी। और भी देख लिया जाए, ये हम लोग चेक किए हैं कि नहीं किए हैं चेक, ये तो हो गया है, कोई बात नहीं, 1-2 छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम यहीं पे करते हैं समाप्त, ठीक। बाकी ग्रुप में मैंने बताया ही है, और जिनका छूटेगा ग्रुप में भी बता दिया जाएगा। तो हाँ, और कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है चेक करने से। आप कैसे चेक कर सकती हैं महाराज, आप मत देखने आइए वीडियो। हाँ, मैं कुछ गलत सुधार करवा रही हूँ, बताइए क्या गलती करवा रही हूँ, सब लोग यही सुधार करवाएंगे। चाहे आप कोलंबो यूनिवर्सिटी के जाइए, प्रोफेसर से मिल लीजिए, वो भी बताएगा मेंस की कॉपी सुंदर होनी चाहिए, कंटेंट सही तरीके से रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो नहीं, कुछ लोगों को बहुत जलन होती रहती है, तो जलने दीजिए,
पर जलने वालों की संख्या जितनी है उससे अधिक संख्या मानने वालों की है, विश्वास करने वालों की है। और विश्वास करने वाले रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट बनाते हैं, और जलने वाले हर जगह जलते रहते हैं और कंपेयर करने लगते हैं यूट्यूब पे घूम घूम के इस टीचर का उस टीचर का। कभी तुलना नहीं किया जाता है, टीचर हर बेस्ट होता है और आप लोग आग लगाने का काम करते हैं। इस टीचर का उससे बुराई, उस टीचर का उससे बुराई, या फिर कहेंगे कि वो उनका शिकायत की, वो उनका शिकायत की। नहीं, हर टीचर सम्मानीय होता है। जो भी पढ़ा रहा है, वर्क कर रहा है, बहुत मेहनत से समय निकाल के कीमती अपना दे रहा है, सबका सम्मान करना सीखिए। आप सम्मान किसी का नहीं कर पाएंगे, आप सम्मान पाएंगे कैसे, ये सोच के ज़रा देखिए। तो ये फीलिंग अपने अंदर ना लाइए और जलन की भावना मत रखिए। जलेंगे तो सबसे पहले अपने आप को जलाएंगे, दूसरों का किसी का कुछ नुकसान नहीं होगा। तो मत रखिए, दिल बड़ा रखिए थोड़ा। और ये सब नहीं किया जाता है, इनकी शिकायत उनकी शिकायत नहीं। हर टीचर सम्मानित है, हर टीचर अपने आप में बेस्ट है, हर आदमी अपना बेस्ट देता है। कोई भी नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं उनका कुछ बुरा हो, कोई भी शिक्षक नहीं चाहता है, ये सब में कॉमन बात है। और जो भी बच्चों की भलाई चाहता है वो बेस्ट टीचर है। जब पढ़ाएंगे ना तो आपको खुद फीलिंग आएगी, पढ़ाएंगे ना तो लगेगा कि हाँ, स्टूडेंट से बढ़ के कुछ नहीं है, टीचर के लिए स्टूडेंट से बढ़ के कुछ नहीं होता है। और लेकिन आप लोग कंपेयर करने लगते हैं इधर उधर घूम घूम के फालतू का, ये सब बंद करिए करना। और बाकी जो लोग जुड़े हैं, बहुत लोग जुड़े हैं, 300-400 लोग जुड़े हैं, बहुत उनका विश्वास है, उनके विश्वास पे हमेशा मैं खरे उतरूँगी और बेस्ट कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा। कोई भी डाउट हो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये क्लास कैसी लगी कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।